ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो बहुत सैड है क्योंकि उसका एक टेडी बियर फट गया है और उसकी मदर को लगता है कि यह बहुत बुरी बात है क्योंकि उन्होंने इसे अभी ही खरीदा था। लेकिन वो लड़की से कहती है कि वो इसे रिप्लेस कर सकते हैं। टेडी बियर को कचरे में फेंक दिया जाता है और वो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में पहुंच जाता है। वहाँ हम रूडो नाम के एक लड़के से मिलते हैं जो बिल्डिंग्स के अंदर छुप कर घुसता है। जब वो कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है तभी एक गार्ड वहाँ आ जाता है। गार्ड उसे पहचान लेता है कि यह वही ट्रेस रेडर है जो शहर से कचरा चुरा रहा है। वो अलार्म बजा देता है जिससे बाकी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन रूडो तुरंत उन पर कचरा फेंकता है और एडर के रास्ते निकल जाता है। वो एस्केप करने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड्स गेट्स बंद कर देते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और वो वहां से भागते वक्त डुलेस को अच्छी तरीके से डॉच करता है, लेकिन एक गोली उसके शोल्डर पर लगी जाती है। फिर वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। कचरा चोरी होने की खबर हर जगह फैल जाती है और शहर के लोग स्लम रेजिडेंट्स को ब्लेम करते हैं। वो सोचते हैं कि ये लोग अपनी दीवार के साइड क्यों नहीं रहते और इस तरफ स्लम्स में सबको पता है कि रूडो ही है क्योंकि उसने ऐसा पहले ही बहुत बार किया है। सब डरे हुए हैं कि कहीं उसकी हरकतों की वजह से उन्हें कोई मुसीबत ना झेलनी पड़ जाए। इधर रूडो की फ्रेंड शिवा उसे वार्न करती है कि अगर वो नहीं रुका तो वो बड़ी ट्रबल में फंस सकता है। वो पूछती है कि वो कचरा क्यों चुराता है तो रूडो समझाता है कि शहर के लोग परफेक्टली यूजेबल चीजें कचरे में फेंक देते हैं। वो कहता है कि उसे उन चीजों के लिए बुरा लगता है और इस काम से उसके खर्चे भी निकल जाते हैं। तभी तीन लड़के बीच में आ जाते हैं और उनका लीडर शिवा से कहता है कि रूडो के साथ घूमना बंद करे वरना उससे भी कचरे की बदबू आने लगेगी। वो रूडो के ग्लव्स का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसने इन्हें सालों से नहीं धोया। एक लड़का उसकी लैंटर्न को लात मारता है और कहता है कि कोई उसका कचरा नहीं खरीदने वाला। जब वो रूडो को मॉक कर रहे होते हैं शिवा उन्हें याद दिलाती है कि वो सब स्लम्स में रहते हैं इसलिए उन्हें रूडो को बुली नहीं करना चाहिए। एक लड़का बताता है कि रूडो एक सीरियल किलर का बेटा है और वो सभी लोग अपने बाप को रूडो के बाप से कंपेयर करके वो लोग अपनी एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि स्लम्स में हर कोई किसी क्रिमिनल का डिसेंडेंट है। रूडो सब्र रखने की कोशिश करता है लेकिन जब वो उसके पिता के बारे में बात करते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसके एक्सप्रेशन से डर जाते हैं और वहां से जाते वक्त कहते हैं कि रूडो बिल्कुल अपने बाप जैसा है, शायद फ्यूचर में रूडो भी मर्डरर बन जाएगा। लेकिन शिवा को लगता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। उसे उस टेडी बियर में इंटरेस्ट होता है जो रूडो को कल रात मिला था। रूडो कहता है कि वो टेडी बियर बिकाऊ नहीं है और वो उसे फ्री में देने ही वाला होता है कि तभी शिवा की मदर आ जाती है और शिवा को घर ले जाते वक्त वो शिवा को एडवाइस करती है कि वो रूडो से दूर रहे। उसके बाद रूडो घर लौटता है जहाँ उसका गार्जियन रेक्टो उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि शिवा के साथ उसकी कन्वर्सेशन काफी ऑकवर्ड थी। रेक्टो उसे अपनी फीलिंग्स को लेकर कॉन्फिडेंट रहने को कहता है और कचरा चुराने बंद करने की सलाह देता है क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। उसे लगता है कि रूडो ये सब उसकी हेल्प करने के लिए कर रहा है। वो याद करता है कि कैसे रेक्टो ने उसे तब पाला जब उसके पेरेंट्स ने उसे अबंडन कर दिया था, लेकिन वो कहता है कि वो रेक्टो का एहसानमंद नहीं है, बस उनकी रिस्पेक्ट करता है। रेक्टो फिर से उसे छेड़ता है कि उसे शिवा के साथ अपने ऑनेस्ट फीलिंग्स शेयर करने चाहिए, जिससे रूडो इरिटेट हो जाता है। लेकिन अचानक रेक्टो उसके हाथ का जख्म देखता है और उसे चेक करने लगता है। वो रूडो के हाथों के बैंडेजेस चेंज करता है और उसे फिर से डम साइड से दूर रहने को कहता है। रूडो नोटिस करता है कि ये जख्म उतने बुरे नहीं हैं जितना उसके बाप ने उसे दिया था। रेक्टो बताता है कि बड़े क्राइम्स की सज़ा तुरंत मौत की सज़ा होती है, जहाँ क्रिमिनल को एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है। हमें पता चलता है कि रूडो के पिता को भी यही सज़ा मिली थी। रूडो को याद आता है कैसे उसके हाथ हमेशा काले रहते थे और लोग उसे घूरते थे, लेकिन एक दिन रेक्टो ने उसे ग्लव्स दिया जिसने सब बदल दिया। रेक्टो उसे कहता है कि वो शिवा को प्रपोज करे दे वरना कोई यार उसे ले जाएगा। वहाँ हम एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं कि वो उनकी बातें छुपकर सुन रहा है। अगले दिन रेक्टो रूडो को मनाता है कि शिवा से बात करे और उसे अच्छे से स्माइल करने का लेसन भी देता है। रूडो उसके घर जा रहा होता है लेकिन रास्ते में देखता है कि सब लोग एग्जीक्यूशन बेंच के पास जमा है क्योंकि किसी क्रिमिनल को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वो सोचता है कि यहाँ से गिर जाने वालों का क्या ही होता होगा। तभी शिवा उसे अचानक टोक देती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि रूडो को भी उस जगह एग्जीक्यूट कर दिया जाए। रूडो बताता है कि रेक्टो ने भी यही कहा था। तो वो कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रेक्टो भी उससे प्यार करता है। दोनों शर्मा जाते हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि उसने क्या कह दिया। रूडो उसे वो टेडी बियर दे देता है और कहता है कि ये तुम्हारे पास ज़्यादा खुश रहेगा। शिवा खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट करती है और कहती है कि वो इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। रूडो भागकर रेक्टो को ये बताने चाहता है लेकिन घर पहुंचकर देखता है कि रेक्टो जमीन पर पड़ा है और एक आदमी उसके सीने में खंजर घोंप रहा है। वो उस पर अटैक करने भागता है लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो आदमी वहाँ से बुक लेकर भाग जाता है
रूडो रेक्टो से कहता है कि वो हेल्प लेकर आता है, लेकिन रेक्टो उसे रोकता है और कहता है कि रूडो उनकी दुनिया बदल सकता है। जैसे ही वो अपनी आखिरी सांस लेता है, ऑफिसर्स पीछे से रूडो को टेजर मारते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि रूडो ने ही रेक्टो को मर्डर किया है। रूडो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो निर्दोष है, लेकिन उसके कपड़ों पर खून देखकर कोई यकीन नहीं करता। एग्जीक्यूशनर कहते हैं कि एक मर्डर को माफ नहीं किया जा सकता, भले ही विक्टिम स्लम्स का एक ऑर्डिनरी आदमी हो। जब रूडो को डेथ सेंटेंस दी जाती है, सब लोग चिल्लाने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि कोई उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहा। वो शिवा को देखता है और उसे कहता है कि रेक्टो के असली मर्डर को ढूंढे, लेकिन वो भी रूडो को ही गिल्टी मानती है और उसके दिए हुए टेडी बियर को फेंक देती है। वो उससे मुंह फेर लेती है। रूडो बिल्कुल अकेला फील करता है। वो सोचता है कि ये लोग सब लोग बेकार हैं, जिनके पास आंख और कान तो हैं पर सच देखने की काबिलियत नहीं। वो इन सब की जिंदगी नरक से ही बदतर बनाने की कसम खाता है। तभी उसे वही असली मर्डरर अपने सामने खड़ा दिखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, उसे गहरे गड्ढे में फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद रूडो को होश आता है और वह हैरान है कि वो जिंदा है। उसे एक गंदी बदबू आती है और वो अपनी नाक बंद कर लेता है। उसे याद आता है कि उसे कचरे के गड्ढे में फेंक दिया गया था। वहाँ वो एक जायंट मॉन्स्टर देखता है और उसे रियलाइज होता है कि लोग इस जगह को नरक क्यों कहते हैं। वो अपने आसपास देखता है और सोचता है कि कैसे लोग क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए पागल हैं और उन्हें यहाँ फेंक देते हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं कि उनका क्या होता होगा। फिर वो एक ट्रेस मॉन्स्टर को देखता है और उससे बचने की कोशिश करता है, जो अपनी दहाड़ से और मॉन्स्टर को बुला रहा होता है। फिर मॉन्स्टर उसे घेर लेते हैं और अटैक करते हैं। रूडो डॉज करता है लेकिन गिर जाता है और वहाँ उसे एक इंसान की खोपड़ी दिखती है और वो डर जाता है। मन ही मन वो उन लोगों को पूछता है जिन्होंने उसे यहाँ भेजा। अचानक कचरा बिखरने लगता है और मॉन्स्टर अटैक रोक देते हैं और उसे रियलाइज होता है कि यहाँ की हवा जहरीली है। वो अपना मुंह ढककर सेफ जगह ढूंढने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ऐसी कोई जगह इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती होगी। वो खून की उल्टी करने लगता है और मॉन्स्टर उसके पास आने लगते हैं। उसे लगता है कि वो मरने वाला है और वो जीने की सारी उम्मीद खोने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में रेक्टो की मौत का सीन आ जाता है, जो उसे याद दिलाता है कि वो हार नहीं मान सकता। वो एक लोहे का पाइप उठाता है और सोचता है कि उसे रेक्टो का बदला लेना है और उन लोगों को सजा देनी है। मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है, पर वो उसे पीछे धकेल देता है लोहे की पाइप की मदद से, जिससे एक टीन उड़कर पास में बैठे एंगन नाम के एक आदमी के पास चला जाता है। एंगन अपने बाइनोकुलर से देखता है कि रूडो मॉन्स्टर से लड़ रहा है। रूडो जहरीली हवा को इग्नोर करके मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है। एक मॉन्स्टर उसे उड़ाकर फेंक देता है, पर वो हार नहीं मानता। वो एक पुराना पोल उठाता है, पूरी ताकत से घुमाता है। वो एक मॉन्स्टर को मारता है, पर दूसरा उसके नीचे से निकलता है। वो कूदकर बचता है, पर जहरीली हवा की वजह से फिर खून की उल्टी कर देता है। दो मॉन्स्टर उसे कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत के इतने करीब होने की वजह से उसकी हिडन पावर जाग जाती है। वो एक मेटल शीट से उन्हें खत्म कर देता है। एक और मॉन्स्टर आता है, पर रूडो थक चुका होता है। वो भागने की कोशिश करता है, पर एक शॉकवेव उसे दूर फेंक देती है। जब वो आंखें खोलता है, वो एंगन को देखता है कि जो उसे लात मार के दूर करता है और उसके मुंह पर मास्क लगा देता है। रूडो के पास बहुत सवाल है। एंगन उसे चुप रहने को कहता है, पर रूडो इस जगह के बारे में पूछता रहता है। एंगन धीरे से आवाज नीचे रखने को कहता है, पर रूडो को समझ नहीं आता। वो चिल्लाकर कहता है कि वो साफ साफ बोले कहना क्या चाहता है, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा है। एंगन अपना आपा खो देता है और चिल्लाता है कि वो अंडरग्राउंड नहीं है। वो बताता है कि ये सरफेस के लोगों की गलती है जिन्होंने इस जगह को नरक बना दिया है। एंगन समझाते हैं कि ट्रेस बेस को ऑर्डिनरी वेपन से नहीं हराया जा सकता और वो आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और अब वो रूडो को ब्लेम करता है कि उसने मॉन्स्टर का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। एक बिस्ट उनके पास आता है और एंगन अपने छाते को एक वेपन में बदल लेता है और वो बिस्ट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो मॉन्स्टर्स का एक बड़ा ग्रुप उसके पास आता है, तो वो डरने की बजाय उन पर टूट पड़ता है और वो उन्हें ऑब्लिटरेट कर देता है और हवा में कूदकर छाते को पैराशूट की तरह यूज करता है। रूडो इम्प्रेस हो जाता है और चाहता है कि उसके पास भी ऐसी पावर्स हो ताकि वो उन लोगों से लड़ सके जिन्होंने उसे यहाँ भेजा। और आखिरी मॉन्स्टर्स एंगन पर एसिड फेंकता है, पर वो उसे ब्लॉक करके अपने स्पेशल वेपन एम्ब्रेकर ऑक्टाश्रेडर से उसे खत्म कर देता है। रूडो उसका नाम पूछता है, तो वो मास्क हटाकर खुद को एक क्लीनर बताता है, लेकिन टॉक्सिक एयर उसकी नाक में चुभती है और वो फिर से रूडो को ब्लेम करता है मास्क हटवाने के लिए। जब रूडो थक कर बेहोश हो जाता है, हम उसके बचपन में जाते हैं जहाँ बाकी बच्चे उसे बुली करते थे। और रेक्टो उसे एक बात बताता है कि ऑब्जेक्ट जिंदा होते हैं, अगर किसी चीज़ की केयर की जाए तो उसमें आत्मा आ जाती है। रेक्टो बताता है कि ये एक पुरानी कहानी है, पर वो इसमें यकीन करता है। रूडो पूछता है कि क्या उसके ग्लव्स में भी सोल है।
डेक तो कहता है कि अगर वो उनका ध्यान रखेगा तो जरूर होगी। प्रेजेंट में रूडो की आंख खुलती है और वो खुद को जंजीरों में बंधा पाता है। वह एंगन को उसे आजाद करने को कहता है। एंगन उसे घसीटते हुए ले जाता है और कहता है कि उसे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसने उसकी जान बचाई है। रूडो फिर से सरफेस पर जाना चाहता है बदला लेने के लिए, पर एंगन कहता है कि वहाँ लौटना नामुमकिन है। वो कहता है कि रूडो को अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। रूडो हार नहीं मानता क्योंकि उसे लगता है कि एंगन कुछ छुपा रहा है। एंगन गुस्सा हो जाता है और उसे दिखाने ले जाता है कि वो कैसी जगह पर रह रहे हैं। वो उसे दो ट्रक्स के पास छोड़ देता है। यहाँ कुछ मास्क मैन उसे देख लेते हैं। वो खुश हैं रूडो जिंदा है क्योंकि उन्हें अक्सर सरफेस से डेड बॉडीज मिलती हैं। रूडो नर्वस हो जाता है जब वो उसे एग्जामिन करते हैं, पर वो कहते हैं कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। वो उसकी चैन खोलने लगते हैं तो रूडो को लगता है कि वो एंगन से अच्छे हैं, लेकिन अचानक उसे ट्रक से बांध देते हैं। वो उसे महंगे दाम में बेचना चाहते हैं। उनका लीडर बताता है कि सरफेस के लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं जिसने हवा और जमीन जहरीली कर दी है, इसी वजह से ट्रेश विष बने। जो लोग इसे अफेक्टेड हैं वो रूडो को टॉर्चर करना चाहेंगे क्योंकि वो सरफेस के लोगों को जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीजों का। लीडर देखता है कि रूडो बहुत पतला है तो उसे कचरे जैसा खाना खिलाते हैं, लेकिन रूडो अपने हाथों का मांस ही चबा लेता है और कहता है कि यह एडिबल है। वो फिर अपने हिडन पावर्स यूज करता है और आज़ाद हो जाता है। उसे रिएक्टर की बात याद आती है कि ऑब्जेक्ट जिंदा हो सकते हैं। जैसे ही वो चैन पकड़ता है उसकी एनर्जी उसमें फ्लो होने लगती है, जिसे देखकर किडनैपर्स हैरान रह जाते हैं। एंगन दूर से देख रहा होता है और खुश है कि रूडो एक गिवर है जो ऑब्जेक्ट को जान दे सकता है। लीडर अपने आदमियों से कहता है कि वो रूडो पर अटैक करे। उन्हें लगता है कि गिवर बिना ऑब्जेक्ट के बेकार हैं। वो उससे चैन छीन लेते हैं, लेकिन रूडो अचानक एक टायर पकड़ लेता है और उसे वेपन बना देता है। सब हैरान है क्योंकि एक गिवर के लिए एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट यूज करना रेयर है। वो उन्हें हरा देता है। वो बॉस को मारने ही वाला होता है कि एंगन उसे रोक देता है। रूडो हाउस में आता है और पूछता है क्या हुआ। टायर मिट्टी बन जाता है और रूडो की नाक से खून निकलने लगता है। एंगन समझता है कि ये पावर्स उसकी बॉडी पर असर करती हैं। एंगन उसे अपने ग्रुप के नस ज्वाइन करने को कहता है जो मॉन्स्टर से लड़ते हैं, पर रूडो मना कर देता है। एंगन उसे क्लिनिक ले जाता है। अपने दोस्त को बताता है कि रूडो एक नेचुरल टैलेंट है। रूडो कहता है कि उसे सरफेस पर वापस जाना है, पर डॉक्टर कहती है कि वो मना करने की हालत में नहीं है क्योंकि एंगन ने उसकी जान बचाई है। बाहर निकलकर रूडो बिल पे करने के लिए थैंक्स कहता है और कहता है कि उसके पास उसकी टीम ज्वाइन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एंगन उसे शहर ले जाता है और बर्गर खिलाता है। रूडो हैरान है कि इस नरक में भी खाना है। एंगन समझाता है कि सिर्फ कचरा ही नहीं बल्कि इमोशंस भी जमा होते हैं जो एनर्जी में बदल जाते हैं और इसी वजह से ट्रेस बीस बनते हैं। वो बताता है कि उसके ग्लव्स में भी सीक्रेट एनर्जी है, इसलिए वो बीस को हरा सकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एंगन कहता है कि उनका बॉस शायद उसे सरफेस पर वापस जाने में उसकी हेल्प कर सके। एंगन को एक मैसेज आता है और वो निकल जाता है। वो रोडो को थोड़े पैसे देता है, पर रोडो को पता चलता है कि एंगन ने उसे कपड़े बेच दिए हैं। रोडो गुस्सा हो जाता है, पर एंगन कहता है कि वो कपड़े पहनकर वो खतरे में ही पड़ जाता, जिसकी वजह से लोगों को पता चल जाता है कि रोडो सरफेस से आया है। तभी एक बिल्ली उसके पैसे के पाउच को लेकर भाग जाती है। रोडो उसके पकड़ने के लिए एक स्टिक उठाता है। जानका नाम का एक आदमी आता है और कहता है कि वो स्टिक उसकी है। वो उसे वापस छीन लेता है। जानका भी एक क्लीनर है। वो रोडो को लेसन सिखाने के लिए अपनी पावर्स यूज करता है। वो बताता है कि एंगन ने उसे रोडो की ट्रेनिंग का जिम्मा दिया है। रोडो माफी मांगता है कि उसने उसके सामान को हाथ लगाया। जानका को लगता है कि रोडो उतना ही बुरा नहीं है। रोडो को खुशी होती है, उसने पहली बार किसी सिचुएशन को शांति से हैंडल किया। जानका उसके ग्लव्स देखता है और कहता है कि ये कूल है। रोडो फ्रेंडली होने के लिए स्माइल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्माइल इतनी अजीब होती है कि जानका डर जाता है और उसे लगता है कि रोडो उसका मजाक उड़ा रहा है। जानका को लगता है कि रोडो सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है क्योंकि एंगन ने उसे जीनियस बोला है, पर वो उसे याद दिलाता है कि वो लोग हमेशा अपनी जान दांव पर लगाते हैं, जबकि रोडो इसे बहुत कैजुअली ले रहा है। उसे लगता है कि रोडो अपने गोल के बारे में बात करते वक्त सीरियस भी नहीं दिखता, इसलिए यह पक्का कोई मजाक होगा। लेकिन रोडो को याद आता है कि कैसे रेक्टो ने उसे दुनिया बदलने को कहा था और उसका मूड अचानक बदल जाता है। वो जानका से कहता है कि वो अपने गोल को लेकर काफ़ी सीरियस है, इसलिए उसका मजाक कभी मत उड़ाना। और जानका बोलता है कि उसे पता था उनकी कभी नहीं बनेगी और वो अपना वेपन निकाल लेता है। रोडो भी अपने पीछे से एक रॉड उठा लेता है। जानका ये देखकर शौक हो जाता है कि वो किसी भी चीज़ को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। वो सोचता है कि शायद इसी वजह से एंगन ने उसे जीनियस कहा था, लेकिन जानका रोडो से कहता है कि उसका नेचुरल टैलेंट उसे किसी ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे को हराने में मदद नहीं करेगा। अचानक जानका का स्टाफ ऊपर से गिरता है।
ये रूडो को सरप्राइज कर देता है। जानका उसे पकड़कर उस पर अटैक करता है। रूडो मजबूर होकर अपना बचाव करता है और जानका उसे बताता है कि सिर्फ उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स ही स्पेशल हैं, बाकी वो खुद यूजलेस है। रूडो उसके साथ मुकाबला करने में स्ट्रगल करता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जानका को उस पर गिरी हुई मिट्टी की बू आती है और वो अचानक डर जाता है। वो नोटिस करता है कि रूडो ने एक प्लंगर पकड़ा हुआ है, पर रूडो को समझ नहीं आता वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। जानका समझाने की कोशिश करता है कि प्लंगर क्या होता है, पर रूडो सुनने की मूड में नहीं है और वो उस पर लगातार वार करते रहता है। जानका वहां से भागने लगता है। रूडो को समझ नहीं आता वो इतना क्यों डर रहा है, पर वो उसका पीछा करता है और उसे टट्टी से कवर कर देता है। रूडो को लगता है कि वो दोनों दोस्त बन गए हैं, लेकिन जब वो कार में बैठकर डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, तो एंगन जोर से हंसने लगता है। जानका को यकीन नहीं होता कि उसकी ऐसी बेइज्जती हुई है, क्योंकि रूडो ने उसे पूरा टट्टी में लपेट दिया था। एंगन रूडो को बताता है कि जानता एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उस पर टट्टी फेंकेगा, लेकिन जानका फिर भी उनके ग्रुप का सबसे स्किल्ड गेमर है, इसलिए रूडो उसे बहुत कुछ सीख सकता है। जानका हैरान है कि एंगन उसे स्किल्ड मानता है, पर तभी एंगन एक रियो नाम की लड़की से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। वो बताती है कि वो बस रूडो से मिलने के लिए काफी क्यूरियस थी। वो उसके बाल चेक करने लगती है कि वो नेशनल है या नहीं। रूडो हैरान है कि एक लड़की उसके बालों से खेल रही है और वो सोचता है कि क्या नरक की जिंदगी ऐसी ही होती है। एंगन उन्हें क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स ले जाता है और रूडो वहाँ की चमक दमक देखकर शॉक हो जाता है। एंगन उसे रिसेप्शनिस्ट मेयो से मिलवाता है, क्योंकि हर नए बंदे को उससे मिलना पड़ता है। मियो अचानक मक्खियों को नोटिस करती है और उन्हें अपने फॉक से मार देती है, जिसे देखकर रूडो इम्प्रेस हो जाता है। एंगन बताता है कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके चश्मे हैं, जो उसकी विजन बढ़ा देते हैं ताकि वो किसी का भी असली पोटेंशियल देख सके। वो अपनी एबिलिटी रूडो पर यूज करती है और जो देखती है उससे वो काफी शौक हो जाती है। जब एंगन उसे पूछता है तो वो बताती है कि रूडो पहले से ही एथलेटिक है और उसका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काफी अच्छा कनेक्शन भी है, लेकिन उसे अभी भी ढंग से ट्रेनिंग की जरूरत है। एंगन को लगता है कि मेयो कुछ छुपा रही है और वो बस इतना कहती है कि रूडो की गर्दन के पीछे टट्टी लगी हुई है। तभी एंगन को समझ आता है कि मक्खियां उनका पीछा क्यों कर रही थी। वो रूडो को बॉस से मिलवाने ले जाता है। चलते वक्त वो पीछे मुड़कर मेयो को देखता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो रूडो के बारे में कुछ तो छुपा रही है। रास्ते में इंजन बताता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 100 मेंबर्स हैं। उसे लगता है कि रूडो को सबसे मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग हेडक्वार्टर्स में नहीं हैं। फिर भी कमरा काफी भरा हुआ है, तो वो इंट्रोडक्शन बात के लिए टाल देते हैं। बॉस के कमरे के बाहर पहुंचकर एंगन समझाता है कि रूडो को तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि बदले में अपनी सर्विस ऑफर करनी चाहिए। वो ये भी कहता है कि बॉस से उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मत पूछना, क्योंकि भले ही कोई उसके बारे में नहीं जानता, फिर भी सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं पर कमरा बिल्कुल खाली मिलता। मियू बताती है कि वो बताना भूल गई थी कि बॉस एक मिशन पर गए हैं और कुछ दिन तक नहीं आ पाएंगे। रूडो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है और सोचता है कि अब वो क्या करेगा। तो तभी रियो वहाँ आती है और कहती है कि वो तब तक क्लीनर नहीं बन सकता जब तक बॉस अप्रूव ना कर दे। वो उसे अपने साथ एक ट्रेनिंग की तरह चलने को कहती है ताकि वो उसके बारे में और जान सके। मेयो उन्हें दूसरे कमरे में ले जाती है और समझाती है कि एक पॉल्यूटेड जोन के पास वाले छोटे शहर ने मदद मांगी है, क्योंकि वहाँ ट्रेस बेस देखे गए हैं। रूडो पॉल्यूटेड जोन्स के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि जमीन 2 हिस्सों में बटी है, सेफ टाउन्स जहाँ इंसान रहते हैं और पॉल्यूटेड जोन्स जहाँ कचरे वाले मॉन्स्टर्स ट्रेस बेस होते हैं। वो बताती है कि जहाँ रूडो लैंड हुआ था उसे नो मैंस लैंड कहते हैं और वो इतना पॉल्यूटेड है कि बिना मास्क के वहाँ 15 मिनट में मौत हो सकती है। वो उसे एक मास्क देती है और सब मिशन पर निकल जाते हैं। रूडो पूछता है कि बाकी लोग कौन हैं, तो रियो बताती है कि वो सपोर्टर्स हैं। इनके पास गिवर की तरह स्पेशल पावर नहीं है, पर वो काम आते हैं। ये सपोर्टर जिसका नाम ग्रिस है रूडो से हाथ मिलाता है। रूडो शौक हो जाता है क्योंकि वो ग्रिस की ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रियो उसकी तारीफ करते हुए बताती है कि ग्रिस एक ट्रेस बेस की आउटर सेल को भी तोड़ सकता है। वो देखते हैं कि ट्रेस बेस उनकी तरफ आ रहे हैं। रूडो घबरा जाता है क्योंकि उसने इतने सारे मॉन्स्टर एक साथ नहीं देखे थे, पर यह कहती है कि ये कमजोर है और वो देखते हैं कि मॉन्स्टर फैंस को नुकसान भी नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन तभी मॉन्स्टर का एक ग्रुप आता है और रूडो डर जाता है क्योंकि वो फैंस तोड़ने वाले होते हैं, पर रियो को लगता है कि ये उसकी ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है। वो कहती है कि जल्दी खत्म करते हैं ताकि वापस जाकर पहले मिशन का जश्न मना सके। रूडो को समझ नहीं आता कि वो इतनी चिल कैसे है, जबकि ये विष उन्हें मार सकते हैं। वो उसे बताती है कि अगर जिंदा रहना है तो कूल रहना सीखो। रूडो को लगता है शायद इसी चीज की उसमें कमी है, तभी एक बड़ा मॉन्स्टर बैरिकेड तोड़ देता है। रियो को ये काफी इम्प्रेसिव लगता है और वो सोचती है कि ये रूडो से लड़ने लायक नहीं है।
वो खुद लड़ने को तैयार होती है और हवा में एक कैंची फेंकती है। वो कैंची अचानक बहुत बड़ी हो जाती है और वो उस मॉन्स्टर के झुंड को काट देती है। रूडो हैरान है कि वो अपने पैरों से कैंची चला रही है। उसे एहसास होता है कि हर कोई अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने तरीके से यूज कर सकता है। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर अटैक करता है, पर ग्रिस उसे अपने नंगे हाथों से रोक लेता है और रियो की तरफ फेंक देता है, जो उसे बीच से काट देती है। वो सारे सपोर्टर्स को उन मॉन्स्टर्स को उसकी तरफ फेंकने को कहती है। रूडो समझता है कि बिना पावर्स के वो ट्रेस ग्रिस को मार तो नहीं सकते, पर उन्हें डिसेबल जरूर कर सकते हैं ताकि गिवस उन्हें खत्म कर सके। जल्दी वो छोटे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और सिर्फ वो बड़े वाले बच जाते हैं। सपोर्टर्स बाकी सफाई करने लगते हैं, पर वो बड़ा मॉन्स्टर अचानक जाग जाता है और इस सपोर्टर पर अटैक करने वाला ही होता है। रूडो उसे बचाने के लिए भागता है। उसे लगता है कि वो बोझ नहीं बन सकता और वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है, लेकिन उसका वेपन ट्रांसफर होते वक्त सपोर्टर को ही लगने वाला होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका अपने एबिलिटीज पर कंट्रोल नहीं है। बिस उस पर भारी पड़ने लगता है, पर रियो उसे बचा लेती है और उसकी बहादुरी की तारीफ करती है। सब पूछते हैं कि क्या उसने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया, तो बताती है कि उसे मॉन्स्टर को कई बार काटा पर वो मर ही नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा है उसके कोर पर अटैक करने के बाद ही वो कैसे जिंदा रह जा रहा है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो सपोर्टर्स को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने को कहती है। रियो बीच पर कूदती है और उसके सर से निकलने वाले टेंटिकल्स को काटने लगती है। उसे नीचे कुछ चमकता हुआ दिखता है, जो शायद उसका असली कोर है। वो अटैक करने ही वाली होती है, पर बिस्ट अपने टेंटिकल वापस जोड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक कर उसे दूर फेंक देता है। फिर वो रूडो पर अटैक करता है, पर रूडो वहीं फ्रीज हो जाता है डर के मारे। जमीन फटने लगती है और गिरते हुए रूडो सोचता है कि वो रेक्टो के कातिल का बदला कैसे लेगा जब वो अपने बचाव तक नहीं कर सकता। तभी ग्रेस उसे सही वक्त पर पकड़ लेता है। ग्रेस उसे कहता है कि उन सपोर्टर्स से सीखो जो बिना पावर्स के अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। रूडो देखता है कि रियो मॉन्स्टर को काट रही है और उसे समझ आता है कि मॉन्स्टर इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि रियो ने उसकी कमजोर कड़ी ढूंढ ली है। रियो हवा में काफी ऊंचा जंप करती है और अपने अल्टीमेट अटैक मॉन्स्टर के वीक स्पॉट पर रिलीज करती है, जिससे वो मॉन्स्टर राख बन जाता है। क्रिस रियो से पूछता है कि उसने ये कैसे किया, तो वो उसे एक कटर दिखाती है जो उस मॉन्स्टर को पावर दे रहा था। क्रिस हैरान है कि एक कचरे के मॉन्स्टर के पास वाइटल इंस्ट्रूमेंट कैसे हो सकता है। इस बीच हम दूसरे सीन में देखते हैं कि किडनैपर्स का लीडर होश में आता है और उसे हराए जाने के बाद कुछ याद नहीं रहता। वो देखता है कि जैबर नाम का एक बंदा उसके सोफा पर बैठा है। जैबर उससे रूडो के बारे में पूछता है क्योंकि वो नींद में उसके बारे में बड़बड़ा रहा था। और इधर क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स में रियो रूडो के लिए वेलकम पार्टी देती है और जांका भी उस पार्टी का हिस्सा होता है। जांका नोटिस करता है कि रूडो सर झुकाकर बैठा है और रियो से वजह पूछता है, तो बताती है कि जब से वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज करने में फेल हुआ है तब से वो ऐसा ही है। जांका को बुरा लगता है। वो उससे उस अजीब मॉन्स्टर के बारे में पूछता है, तो बताती है कि कोर की जगह उन्हें उसके अंदर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या करें, इसलिए उसने ये अपने सीनियर्स पर छोड़ दिया और पार्टी एंजॉय करने लगी। क्रिस रूडो के पास जाता है और कहता है कि उसने अच्छा काम किया, पर रूडो को लगता है कि वो किसी काम का नहीं था। क्रिस उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने फॉलो नाम के सपोर्टर की जान बचाई, पर रूडो को लगता है कि वो ग्रुप पर बोझ है क्योंकि वो अपने पावर्स ढंग से यूज नहीं कर पाया। वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि सरफेस पर भी ग्रेगर को उसे बचाना पड़ता था और उसे लगता है कि वो कभी किसी की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाएगा। ग्रेस उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि बाकी नए क्लीनर सपोर्टर्स को बेकार समझते हैं, पर रूडो उनकी इज्जत करता है। ग्रेस उसे समझाता है कि दूसरों की उम्मीदों के बजाय ये सोचो कि वो खुद जिंदगी से क्या चाहता है। वो रूडो को खुद पर यकीन करने को कहता है। तभी एंगेन भी उनके पास आता है और पूछता है कि रूडो ने कुछ खाया क्यों नहीं। सब उसे पार्टी एंजॉय करने को कहते हैं। इस बीच जैबर किडनैपर्स के लीडर को टॉर्चर करता है और रूडो के बारे में और जानकारी मांगता है। जब लीडर्स कहते हैं कि वो सब बता चुका है, तो जैबर उसे खत्म कर देता है। हेडक्वार्टर से मेयो को एक रिक्वेस्ट मिलती है और वो पूरी टीम को बुलाकर सिचुएशन समझाती है। जांका हैरान है कि रूडो वहाँ क्यों है क्योंकि वो अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं हुआ है, तो मेयो कहती है कि ये मिशन उससे जुड़ा है। वो बताती है कि रिक्वेस्ट एक मर्चेंट की तरफ से है। इस पर पॉल्यूटेड जोन में एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था। वो अपनी जान बचाकर तो भाग गई और अपना कीमती सामान कार्गो खो दिया। उसे कार्गो वापस चाहिए जो कि एक लिविंग सरफेस का इंसान है। सब ये सुनकर शौक हो जाता है। रूडो को पता है कि वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकता, फिर भी वो उनके साथ जाने का फैसला करता है क्योंकि शायद वहां से उसे सरफेस पर वापस जाने का कोई रास्ता मिल जाए। एंगन कहता है कि वो खुद लीड करता
पर वो कहीं और बिजी है और उसे पूरा यकीन है कि जांका उसकी अर्जेंस में अच्छा काम करेगा। जांका खुश है कि हैंगर उस पर भरोसा करता है और वो ग्रुप को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में रोडो ग्रीस से पूछता है कि क्या वो कोई वेपन्स नहीं रखता, तो वो एक चाकू दिखाता है पर कहता है कि उसे अपने हाथों पर ज्यादा भरोसा है। एक और सपोर्टर बताता है ग्रेस के पास एक तावीज है और वो हर मिशन से पहले उनकी सलामती की दुआ करता है। वो पॉल्यूटेड जोन पहुंचते हैं और उस मर्चेंट से मिलते हैं। वो बताती है कि जब वो अपना सामान ले जा रही थी तो उसे एक बेहोश सर्फिस का इंसान मिला। उसे उसकी फिक्र हुई तो वो उसे साथ ले आई, पर मॉन्स्टर ने उस कार्गो के साथ उस इंसान को भी किडनैप कर लिया। रूडो पूछता है कि क्या वो उसे बेचना चाहती थे, पर वो मना कर देती है और वो कहती है कि उसे बस उनमें इंटरेस्ट है। जांका को लगता है कुछ गड़बड़ है क्योंकि मॉन्स्टर आमतौर पर इंसानों को देखते ही अटैक करते हैं, किडनैप थोड़ी। मर्चेंट उन्हें उस बिल्डिंग तक ले जाती है जहां मॉन्स्टर उस इंसान को लेकर गया था। जांका सबको अलर्ट रहने को कहता है। जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें दूर एक फिगर दिखती है, पर जब वो आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक डॉल है। जमीन अचानक नीचे धंस जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। मर्चेंट रियो की तरफ इशारा करती है और मिट्टी में बन जाती है। उन्हें दो पर्पल लाइट्स अपनी तरफ आते हुए दिखती है और वो जांका समझ जाता है कि उन्हें रेडर्स ने धोखे से फंसाया है। ग्रीस रूडो को बताता है कि ये पहले सिर्फ चोर हुआ करते थे, पर अब ये बहुत इविल हो गए हैं और ये सब के सब गिवर्स हैं। वो अपने 3 सपोर्टर्स को एग्जिट ढूंढने को कहता है, जबकि वो और फॉलो रूडो की हिफाजत करेंगे। जांका रेडर्स से कहता है कि उसे पता था वो रूडो के पीछे आएंगे, पर इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। रेडर्स बताते हैं कि वो सरफेस के इंसान के बारे में और जानकारी चाहते हैं कि वो बिना मारे बॉर्डर कैसे क्रॉस कर गया। जांका को समझ आता है कि वहाँ कोई ट्रेस बीस नहीं है। एक रेडर डॉल बनाकर उस पर अटैक करती है। जांका समझ जाता है कि वही उन्हें यहाँ लेकर आई थी। वो अपना स्टाफ एक्टिवेट करता है और तभी उसका पार्टनर एक गोलम से निकलकर पीछे से अटैक करता है। वो लड़की कहती है कि क्लीनर्स सिर्फ कचरे के मॉन्स्टर से लड़ना जानते हैं, इंसानों से नहीं। वो मिट्टी की पपेट्स भेजती है और जांका उनके कंबाइन अटैक से स्ट्रगल करता है। जांका उस पर झपट्टा मारता है पर वो जमीन को कीचड़ में बना देती है, जिससे वो हिल नहीं पाता। वो कहती है कि वही अकेला है जो उनका मुकाबला कर सकता है, पर जांका उसकी बातों से इरिटेट हो जाता है। जांका कहता है कि उसने उनकी ट्रिक समझ ली है। उसे लगता है कि लड़की सोवल से पपेट कंट्रोल कर रही है और आदमी अपने वेपन से अटैक कर रहा है, पर वो गलत था। आदमी का असली वेपन उसके जूते हैं जो उसे कीचड़ पर चलने में मदद करते हैं। जांका उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि भले ही उसे लोगों से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो अपना वाइटर इंस्ट्रूमेंट उनसे बेहतर जानता है। वो अपने स्टाफ से जमीन पर वार करता है, जिससे एक शॉकवेव निकलती है और उसे पूरे बेसमेंट का नजारा दिख जाता है। वो आदमी को मिट्टी के पपेट्स में छुपा हुआ ढूंढ लेता है और एक ही झटके में उसे नॉकआउट कर देता है। वो लड़की को भी मारता है, जिससे उसकी डॉल्स गायब हो जाती हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत कमजोर थे, पर तभी जैबर उसके पीछे आ जाता है। जैबर कहता है कि वो भी जांका के बारे में वही कह सकता है। इस बीच रूडो और सपोर्टर्स एग्जिट तक पहुंच जाते हैं। ग्रीस अपने लोगों को ऊपर जाकर मदद बुलाने को कहता है और खुद जांका को चेक करने रुकता है। एक फिगर उनकी तरफ आती है। उन्हें लगता है वो जांका है, पर वो जैबर निकलता है। वो रूडो को देखता है और पहचान जाता है कि ये वही लड़का है। वो दीवार तोड़कर सारे एग्जिट ब्लॉक कर देता है। ग्रीस उसे वार्न करता है कि रूडो क्लीनर का मेंबर है, पर जैबर वार्निंग इग्नोर करता है और रूडो को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि कोई उससे बात करना चाहता है। जैबर रूडो का मास्क हटा देता है और कहता है कि यहाँ कोई ट्रेस बेस नहीं है, पर रियो उसे पीछे ढकेल देती है और जांका के बारे में पूछती है। वो समझाता है कि उसने जांका को बस बेहोश किया है और उसके पॉइजन की वजह से जांका बहुत दर्द में होगा। जैबर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स और अपनी रिंग्स एक्टिवेट करता है, जो क्लॉज में बदल जाती हैं। वो रूडो को अपने साथ चलने के लिए कहता है और सपोर्टर्स उस पर अटैक कर देते हैं। वो उनके अटैक्स को डॉज करके उन्हें लात मारता है और कहता है कि उसे सिर्फ रूडो में इंटरेस्ट है। तभी ग्रीस बीच में आ जाता है। जैबर को याद आता है कि उसने उन सपोर्टर्स के बारे में सुना है जो क्लीनर्स के साथ काम करते हैं, पर वो उन्हें बेकार समझता है क्योंकि उनके पास कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। रूडो ग्रीस को हटने के लिए कहता है क्योंकि वो बिना किसी वेपन के नहीं लड़ सकता, पर जैबर कहता है कि ग्रीस तो पहले ही मर चुका है। वो अपने क्लॉथ से ग्रीस को स्टैब कर देता है, जिसे देखकर रूडो शॉक हो जाता है। ग्रीस गिर जाता है और उसका लकी ताबीज नीचे गिरने लगता है, जिसे रूडो लपक कर पकड़ लेता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब रेक्टो को रूडो मिला था, रूडो अपना सर दीवार पर मार रहा होता है, तो रेक्टो हैरान होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। रूडो उसे वही पुरानी बात याद दिलाता है कि किसी और को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। रूडो बताता है कि उसके अंदर इतना गुस्सा भरा है कि वो वजह नहीं समझ सकता। रेक्टो को लगता है कि ये इसलिए है
क्योंकि रूडो के पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था और वो खुद को वर्थलेस समझता है। ट्रैक्टर उसे कहता है कि उसने अभी तक अच्छी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की हैं। वो उसे बाहर ले जाता है ताकि वो कुछ ऐसा ढूंढ सके जो उसे पसंद हो। रूडो को थोड़ा बेहतर लगता है, पर रेक्टो को लगता है कि अभी भी उसे वो एक चीज नहीं मिली है। तभी रूडो किसी को कचरा फेंकते हुए देखता है और भागकर उसे उठा लेता है। वो एक मांस उठाकर रोने लगता है। वो समझाता है कि लोगों को ऐसी थोड़ी सी टूटी हुई चीजें नहीं फेंकनी चाहिए जिनमें अभी भी जान बाकी है। वो उसे ठीक करना चाहता है। रेक्टो को एहसास होता है कि रूडो टूटी हुई चीजों की असली कीमत समझ सकता है। वापस प्रेजेंट में रूडो ग्रिस का लकी ताबीज एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर जैबर दंग रह जाता है। ग्रिस को समझ आता है कि रूडो पहले अपनी पावर्स इसलिए यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी असली काबिलियत चीजों को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनाना नहीं, बल्कि उनका फुल पोटेंशियल बाहर निकालना है। जैबर डरता नहीं है, बल्कि और क्यूरियस हो जाता है। रूडो वादा करता है कि वो जैबर को दिखाएगा कि सपोर्टर्स बेकार नहीं होते। वो लड़ने के लिए तैयार होता है, जो जैबर को और एक्साइट कर देता है। फॉलो देखते हैं कि ग्रिस का बहुत खून बह रहा है, पर ग्रिस कहता है कि वो ठीक है। उसे लगता है कि रूडो के नेगेटिव इमोशन अब खत्म हो गए हैं और अब चिंता की कोई बात नहीं। जैबर और रूडो की लड़ाई शुरू होती है। जैबर हैरान है कि रूडो बस अपनी जगह टिका हुआ है। रूडो उसे कहता है कि अपनी पूरी ताकत से अटैक करो। जैबर का कोई भी अटैक काम नहीं आता है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। रूडो बताता है कि ग्रिस ने सबकी सलामती की दुआ की थी, इसलिए वो डिफेंस को प्रायोरिटी दे रहा है ताकि दुश्मन उसे छू ना सके। जैबर्स को लगता है कि रूडो अटैक्स डॉज कर रहा है, पर रूडो कहता है कि वो तो एक इंच भी नहीं हिल रहा। रूडो रिवील करता है कि असली में जैबर हिल रहा है। ताबीज की वजह से रूडो को पहले ही पता चल जाता है कि जैबर कहाँ रुकने वाला है। रूडो उसे मिड एयर में रोक लेता है और बताता है कि ताबीज सिर्फ डिफेंस के लिए है, इसलिए अटैक के लिए उसे अपने पंचेस का ही यूज करना होगा। रूडो एक पंच मारता है जिसे जैबर के नाक से खून निकलने लगता है। जैबर को एहसास होता है कि रूडो ताबीज से उसकी मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है। रूडो उसे याद दिलाता है कि खेलने की जीत उसकी ही थी, तो अब वो तब तक खेलेगा जब तक जैबर नॉकआउट ना हो जाए। जैबर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, पर ताबीज उसे रोक देता है और रूडो को मौका मिलता है उसे दूर फेंकने का। जैबर हार नहीं मानता और स्पेस से 10 क्लाउड बनाता है ताकि ताबीज को कुछ दिखे नहीं। वो कंक्रीट के टुकड़े रूडो की तरफ फेंकता है, पर रूडो उन्हें डॉज कर लेता है। जैबर हर बार रूडो के पास आने की कोशिश करता है, पर ताबीज उसे इमोबिलाइज कर देता है। इतनी मार खाने के बाद जैबर खड़ा भी नहीं हो पा रहा, पर वो पागलों की तरह हंसने लगता है क्योंकि उसे मजा आ रहा है। जैबर को ताबीज का सीक्रेट समझ आ जाता है। ये सिर्फ हॉस्टाइल इंटेंट यानी कि अपोनेंट के हमले की नीयत को डिटेक्ट करता है, इसलिए जब उसने कॉन्क्रीट फेंका था तब ताबीज ने उसे नहीं रोका, क्योंकि बेजान चीजों की कोई नियत नहीं होती। जैबर बताता है कि उसके राइट क्लो में एक न्यूरोटॉक्सिन है। वो खुद को ही स्टैब कर लेता है ताकि वो अपना होश खो दे। उसे लगता है कि अगर वो कंट्रोल खो देगा तो ताबीज उसकी हॉस्टाइल इंटेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जैबर पागलों की तरह अटैक करता है और रूडो बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक से बचता है। रूडो को डर लगता है कि ग्रिस और फॉलो को चोट न लग जाए, इसलिए वो दूर भागने की कोशिश करता है, पर ताबीज अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। जैबर का नया पागलपन देखकर सब हैरान है। रूडो को अपना बचपन याद आता है कि जब लोग उसे बुली करते थे और पूछते थे कि वो मैसोचिस्ट है। प्रेजेंट में रूडो को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे दुश्मन को कैसे हराए। जैबर कॉन्क्रीट के पीछे से एक स्नीक अटैक करता है और रूडो का डिफेंस तोड़ देता है। तभी कहीं से जानका का स्टाफ आता है और जैबर को लगता है जानका मुश्किल से खड़ा है और वो कहता है कि जैबर को रूडो के पीछे नहीं जाना चाहिए था। रूडो खुश है कि जानका ने पॉइजन को हरा दिया, पर जानका उसे कहता है कि अपने टीचर्स को इतना कमजोर मत समझो। जानका को रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट पुल लगता है, पर रूडो बताता है कि ये अब जैबर पर काम नहीं कर रहा। जानका एक प्लान बनाता है और रूडो को कहता है कि वो उस पर अटैक करेगा ताकि ताबीज ट्रिगर हो और वो जानका को डायरेक्ट जैबर की तरफ फेंक दे। प्लान काम कर जाता है। रूडो हवा में उड़ता है और जानका सीधा जैबर के मुंह पर मार मारता है। जैबर फिर खड़ा होता है, पर जानका और रूडो मिलकर उस पर अटैक की बारिश कर देते हैं। जानका फाइनल ब्लो देता है और जैबर को होश आ जाता है। लड़ाई खत्म होती है तो जानका थक कर गिर जाता है। तभी ताबीज राख बन जाता है, जो कि रूडो के हर वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है। जब भी उनका काम खत्म हो जाता है, रूडो को लगता है कि उसने ग्रिस का ताबीज तोड़ दिया, पर तभी उसे सीजर होने लगता है। जानका देखता है कि रूडो के पीठ पर चोट लगी है। जैबर अपने क्लोज से एनर्जी वापस लाता है और बताता है कि उसके लेफ्ट क्लो के केमिकल दर्द को खत्म कर देता है। वो फिर से उन्हें पॉइजन करता है और रूडो को लेकर भागने लगता है। रूडो होश में है पर हिल नहीं पा रहा। वो खुद को दोषी मानता है,
पर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, एंगन अपने छाते से जैबर पर अटैक करता है। सारे क्लीनर्स वहां पहुंच गए हैं। एंगन बताता है कि उन्हें फंसाने का प्लान था, पर टॉम ने हेडक्वार्टर्स कांटेक्ट कर लिया था। एंगन सपोर्टर्स को बाकी लोगों को चेक करने को भेजता है। क्लीनर्स जैबस से बहुत गुस्सा होते हैं और उसे भागने नहीं देना चाहते। जैबस कहता है कि उसे रूडो को अपने बॉस के पास ले जाना है। और तभी एक लड़की कटानी आती है और उसे वापस चलने को कहती है। कटानी बताती है कि बॉस खुश हैं, तो जैबर मान जाता है और क्लीनर से माफी मांगकर मैन हॉल्स के रास्ते निकल जाता है। वो रूडो की तारीफ करता है। रूडो गुस्से में उसे गाली देता है, पर जैबर हैरान है कि वो इतने पॉइजन के बाद भी जागा हुआ है। जैबर रूडो के ग्लव्स पर बने पैटर्न को देखकर हैरान होता है और कहता है कि बॉस ये सुनकर खुश होंगे। रूडो ग्रीस से माफी मांगता है, पर ग्रीस कहता है कि ताबीज ने अपना काम कर दिया। एंगन रूडो से उसकी उदासी का कारण पूछता है। रूडो कहता है कि वो उसे नहीं बचा पाया जिसने उसकी जान बचाई। एंगन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पता चलता है कि ग्रीस जिंदा है। ईसा नाम की एक गिवर जिसके पास हीलिंग पावर है, उसने ग्रीस को बचा लिया। ग्रीस पोला और रूडो का शुक्रिया अदा करता है। तभी क्लीनर्स का लीडर कॉर्वस वहां आता है। वो कहता है कि पहले वो रूडस को रिजेक्ट करने वाला था और उसकी बहादुरी देखकर वो उसे क्लीनर्स में वेलकम करता है। कॉर्वस रूडो को नोमैंस लैंड की एक औरत के बारे में बताता है जो कि शायद उसको सरफेस पर वापस जाने में मदद कर सकती है। एंगन रूडो को वार्न करता है कि यह सफर खतरों से भरा होगा। वो बताता है कि बुरे लोग भी गिवर्स हो सकता है क्योंकि पावर्स का मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं होता। रियो रूडो को हेडक्वार्टर्स घुमाती है और उसे वहां की स्वीट्स दिखाती है। रूडो ने सरफेस में कभी स्वीट्स नहीं खाई थी क्योंकि वो सिर्फ अमीरों के लिए होती थी। रूडो को स्वीट्स काफी पसंद आती है। वहां उसे एक अजीब लड़का और एक आदमी मिलते हैं। रूडो अपनी पावर से चाकू पर ट्राई करता है, पर उसकी पावर काम नहीं करती। चांका कहता है कि शायद उसकी पावर से कचरे पर काम करती है। रूडो एक लोहे के टुकड़े को वेपन में बदल देता है। सब हैरान रह जाते हैं, पर ज्यादा यूज करने से रूडो की नाक से खून निकलने लगता है। एंगन कहता है कि ग्लव्स की क्वालिटी इतनी हाई कि रूडो की बॉडी हैंडल नहीं कर पा रही। रूडो उससे पूछता है कि उसका मतलब क्या है, तो एंगन समझ जाता है कि किसी चीज की क्वालिटी तब बेहतर होती है जब उसकी बहुत ज्यादा देखभाल की जाए। पर रियो हैरान होती है कि यूज करने के बाद ताबीज राख की बन गया, जबकि जो वेपन्स उसने ट्रांसफॉर्म किए हैं वो अभी भी सही सलामत है। फिर रियो कहती है शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ताबीज ने अपना मकसद पूरा कर दिया था। उसे लगता है कि रूडो के पावर्स किसी भी चीज का फुल पोटेंशियल बाहर निकाल देती है ताकि वो अपना असली काम पूरा कर सके। जानका को भी यही बात सही लगती है क्योंकि ताबीज तभी टूटा जब रूडो ने सेफ फील किया था। एंगन भी उसे अग्री करता है। रूडो को बताता है कि उसने ताबीज को तोड़ा नहीं है, बल्कि उसने बस उन डिस्कार्डेड चीजों को एक आखिरी बार धमाके के साथ विदा होने का मौका दिया है। रियो को याद आता है कि जैबर ने रूडो के ग्लव्स के बारे में कुछ कहा था तो किसी सीरीज का हिस्सा है, तो उसे लगता है कि ऐसे और भी ग्लव्स या चीजें हो सकती हैं। पर वो उससे पूछती है क्या उनका कोई नाम है। फिर गिवर्स अपने यूज किए गए इंस्ट्रूमेंट्स का नाम रखते हैं। इसी बीच नोमैंस लैंड में जैबर और कटानी अपने बॉस को रिपोर्ट देते हैं और बॉस को सब पता चल जाता है जो कुछ भी हुआ था। वहां हमें देखने को मिलता है कि बॉस के कोट पे भी वही सिंबल है जो हमें रूडो के ग्लव्स पर देखने को मिले थे। तो दोस्तों इस वीडियो में गाचाकुडो एनिमे की कहानी यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप कमेंट्स में पार्ट 2 कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोग इसके पार्ट 2 में इंटरेस्टेड हैं।